लेकिन इस बार उसकी बाईं किडनी निकाल ली गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि उसकी बाईं किडनी गायब थी। इंडिया में 54% तक सर्जरी फेक की जा रही है। कोई ब्रांडेड दवा दो। आखिर मेडिसिन को इन दो गुटों में बांटा क्यों जा रहा है? अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि इन पेटेंट और जेनरिक मेडिसिन में अंतर क्या है। ऐसी कई रिपोर्ट सामने आई हैं जिसमें पेशेंट की डेथ होने के बाद भी उन्हें एडमिट करके घर वालों से पैसे ऐंठे जा रहे थे। आज इंडिया की ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स मेडिकल स्कैम्स बन चुके हैं। आपने अक्सर अपने आसपास या अपने घर के लोगों को देखा होगा कि वो मेडिसिन परचेज करते समय ये बोलते हैं कि ये वाली दवा जेनरिक मत देना, या तो कोई पेटेंट दवा दो या फिर कोई ब्रांडेड दवा दो। आखिर मेडिसिन को इन दो गुटों में बांटा क्यों जा रहा है? अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि इन पेटेंट और जेनरिक मेडिसिन में अंतर क्या है। आखिर ये बड़ी बड़ी कंपनियां आपको महंगी दवाओं को लेने के लिए मजबूर क्यों करती हैं? आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिरकार पेटेंट दवाएं होती क्या हैं। जब कोई फार्मा कंपनी कोई नई दवा बनाती है तो वो उसका पेटेंट करवा लेती है, यानी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक, आमतौर पर 20 साल तक सिर्फ वही कंपनी उस दवा को बना और बेच सकती है। इस दौरान दूसरी कंपनियां उस दवा को नहीं बना सकती, क्योंकि दवा बनाने वाली कंपनी का इस पर एकाधिकार यानी मोनोपोली होता है। इसलिए वो दवा की कीमत को अपनी मर्जी से बहुत ज्यादा रखती है। यहाँ तक कि एक नॉर्मल पेन किलर भी जो 1000 से 5000 रुपए में बिकती है उसकी कीमत 5 रुपए होती है। जैसे ग्लीवेक एक कैंसर की दवा है। जब इसका पेटेंट था तो इसकी कीमत 2 लाख रुपए तक पहुंच गई थी, लेकिन जब इसका जेनरिक वर्जन आया तो यही दवा 5000 रुपए में मिलने लगी। अब जब जेनरिक और पेटेंट दवा की प्राइस में इतना अंतर है तो आप सोच रहे होंगे कि ये जेनरिक दवाएं होती क्या हैं। जब किसी मेडिसिन का पेटेंट खत्म हो जाता है तो उसे सेम फार्मूले से कोई भी कंपनी उस दवा को बना सकती है और इसी दवा को जेनरिक दवा कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे अगर जेनरिक दवाएं सस्ती हैं तो क्या वो इफेक्टिव नहीं है? मैं कहूँगा ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जेनरिक और पेटेंट दवाओं का फार्मूला सेम होता है, असर सेम होता है और यहाँ तक क्वालिटी भी सेम होती है। फिर आप कहेंगे कि प्राइस में इतना अंतर क्यों है? क्योंकि जेनरिक दवाओं में ब्रांडिंग और एडवर्टीजमेंट का खर्चा नहीं होता, इसलिए उसकी कीमतें कम होती हैं। जैसे ब्रांडेड पेटेंट दवा क्रोसिन पर टैबलेट लगभग 50 रुपए की मिलती है, यहीं पैरासीटामॉल पर टैबलेट 1 से 2 रुपए तक की मिल जाती है, क्योंकि पैरासीटामॉल एक जेनरिक दवा है। अब सोचिए, जब जेनरिक और पेटेंट दवा में कोई अंतर नहीं है तो हमें डॉक्टर, हॉस्पिटल और यहाँ तक मेडिकल स्टोर भी हमेशा पेटेंट दवाओं को ही सजेस्ट करते हैं, क्योंकि ऐसा करने के लिए इन सबको कमीशन मिलता है। यहाँ तक कि मेडिकल स्टोर्स को जेनरिक मेडिसिन की तुलना में पेटेंट मेडिसिन को बेचने में ज़्यादा प्रॉफिट यानी ज़्यादा मार्जिन मिलता है। अब आप इस पेटेंट दवा की ट्रैप से कैसे निकल सकते हैं? अब आप ध्यान से सुनिए कि आप इस पेटेंट दवा की ट्रैप से कैसे निकल सकते हैं। आप डॉक्टर को कहिए कि वो कोई जेनरिक दवा लिखें। अगर वो फिर भी पेटेंट दवा लिखते हैं तो आप गूगल या चैट जीपीटी करके उसका कोई जेनरिक ऑप्शन खोज सकते हैं। अब फैसला आपके हाथ में है। आप महंगी पेटेंट दवाओं को लेकर कंपनियों को अमीर बनाएंगे या फिर सस्ती जेनरिक दवाओं को लेकर अपनी जेब और अपनी जान दोनों बचाएंगे। अगर मैं कहूँ, अब तक आपने जो कुछ भी सुना वो पूरी प्रॉब्लम्स का 1% भी नहीं है, क्योंकि यहाँ इलाज आपको ठीक करने के लिए नहीं बल्कि टारगेट्स पूरे करने के लिए किए जाते हैं। किसी दूसरे प्राइवेट सेक्टर की तरह मेडिकल सेक्टर में भी टारगेट होते हैं। यहाँ डॉक्टर्स और मेडिकल एम्प्लॉइज को अपने टारगेट पूरे करने हैं, इसलिए इंडिया में 44% तक सर्जरी फेक की जा रही है। और अगर सर्जरी से काम बना तो ठीक, नहीं तो डेड बॉडी से पैसे ऐंठे जाते हैं। ऐसी कई रिपोर्ट सामने आई हैं जिसमें पेशेंट की डेथ होने के बाद भी उन्हें एडमिट करके घर वालों से पैसे ऐंठे जा रहे थे। एक दिन सुभाष के फादर के पेट में दर्द उठता है तो सुभाष उन्हें तमिलनाडु के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाता है। वहाँ उनका कई दिनों तक इलाज चला और 5 लाख रुपए तक का बिल बन गया। डॉक्टर्स ने इलाज कंटिन्यू करने के लिए 3 लाख रुपए और मांगे तो सुभाष ने सोचा कि इन्हें किसी सरकारी अस्पताल में दिखा देते हैं। सुभाष उन्हें एक सरकारी हॉस्पिटल में ले गया तो वहाँ के डॉक्टर्स ने बताया कि इनकी डेथ 3 दिन पहले ही हो चुकी है। ऐसा ही जबलपुर की एक 11 महीने की बच्ची के साथ होता है और न जाने कितने लोगों के साथ रोज ऐसा हो रहा है और होता रहेगा। इन सब बातों को तो सुन के इंसानियत से भरोसा ही उठ जाता है। अगर लोग अब भी जागरूक न हुए तो आगे ऐसे ही लूटे जाते रहेंगे। इमेजिन करिए, आप एक हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए एडमिट होते हैं। वहाँ आपका ट्रीटमेंट होता है और ट्रीटमेंट के कुछ दिनों के बाद ही आपकी डेथ हो जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है कि आपकी बाईं किडनी गायब हो गई है। मैं समझ सकता हूँ कि इमेजिन करने में ही आपके पसीने छूट गए होंगे। ऐसा ही कुछ होता है मैनपुरी के 19 साल के लड़के उपदेश उर्फ अवधेश के साथ। आखिर कैसे हुई उपदेश के साथ धोखाधड़ी? 9 जून सन 2016 को उपदेश और उसके दोस्त रिंकू को मैनपुरी में एक स्कॉर्पियो ने टक्कर मारी। मौके पर ही रिंकू की मौत हो गई और घायल उपदेश को एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया और 11 जून को उसे एक आगरा के प्राइवेट नर्सिंग होम में रेफर कर दिया गया और 12 जून को तिल्ली यानी स्प्लीन के ऑपरेशन से पहले दोनों किडनियां नॉर्मल पाई गईं
और 3 जुलाई को उसका उसी हॉस्पिटल में दूसरी बार ऑपरेशन किया जाता है, लेकिन इस बार उसकी बाईं किडनी निकाल ली गई। 12 जुलाई को अवधेश की हालत बिगड़ती गई और अंततः उसकी मौत हो गई। परिवार ने जब इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए उसका पोस्टमार्टम कराया तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि उसकी बाईं किडनी गायब थी। जब अवधेश के भाई राजवीर ने पुलिस से शिकायत की तो मैनपुरी पुलिस ने इसे आगरा का मामला बताते हुए शिकायत करने से मना कर दिया। यानी एक गरीब मजदूर की किडनी चोरी कर ली गई, उसकी जान भी चली गई और कानून उसके साथ भी नहीं खड़ा हुआ। ये अकेली घटना नहीं है, कितने उपदेश मर गए और न जाने कितने उपदेश और मरेंगे। हर साल भारत में हजारों लोग इलाज के नाम पर किडनी ट्रैफिकिंग का शिकार हो रहे हैं। सरकारी सिस्टम की कमजोरी और मेडिकल माफिया की ताकत इन घिनौने धंधों को बढ़ावा दे रही है। अगर उपदेश जैसा गरीब मजदूर इस देश के अस्पताल में भी सुरक्षित नहीं तो इस देश में फिर सुरक्षित कौन है? अगर अब भी चुप रहे तो अगला शिकार कोई और होगा, शायद हम में से ही कोई। इस वीडियो का मोटिव ये नहीं कि आप हर डॉक्टर पर शक करें। इस वीडियो का मोटिव ये है कि आप हर डॉक्टर को खुली आंखों से देखें। हाँ, और एक चीज़, जाते जाते वो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा।